Hello everyone, welcome to EduTab. Let us start with the 13th chapter, the 13th lecture of our AFM component। और आज हम मॉड्यूल सी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे सब्जेक्ट में वी हैव इन मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी ऑलरेडी लर्नड अबाउट दी अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग और फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम मॉड्यूल सी की शुरुआत करेंगे और मॉड्यूल सी की जो बिल्कुल शुरुआती कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, पिलर्स ऑफ द मॉडर्न फाइनेंस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो इन दिस क्लास, टुडेज क्लास, जो डिस्कशंस हमारे होंगे ये काफ़ी थ्योरेटिकल है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसमें कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जिसमें आपको समझना पड़े और उसमें बहुत डिफिकल्टी आपको आए। You just have to make sure that you understand the theory behind the financial management, right? So today we are going to talk about the basics of the financial management. What is the role of financial management? क्या decisions लिए जाते हैं financial management के अंदर, और कुछ ethics principles जो financial management से जुड़े हुए हैं, we'll be talking about that, right? And the schedule for the next week is also in front of you. You can see हम 26 सितंबर को ratios की discussion करेंगे। Sorry, 27th को we will be talking about the very conceptual and technical topic of annuities, the future and present value of money, the debt repayment schedules। उसके बाद हम 28th को bonds की बात करेंगे, बॉन्ड थ्योरम पढ़ेंगे, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन, बॉन्ड्स का जो यील्ड है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। देन ऑन 29th विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स मार्केट एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। उसके बाद 30th सितंबर को कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, इक्विटी एंड डेट कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑल दिस इन द अपकमिंग वीक। सो बी रेडी फॉर दैट। सो आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसकी थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन लास्ट लेक्चर्स में भी किया है, जब हमने देखा था कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस किस तरीके के हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं, सॉरी पार्टनरशिप्स होती हैं, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, हमारी कंपनीज एक्ट के रजिस्टर्ड अंडर जो रजिस्टर्ड होती हैं। यहां पर भी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज अ फॉर्म ओन्ड बाय वन पर्सन। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक ही पर्सन ओन करता है, और उस पर्सन को हम क्या बोल रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर। ओनली, सोल मतलब ओनली प्रोप्राइटर। सॉरी, देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द फर्म। फर्म में और ओनर में कोई लीगल डिफरेंस नहीं होता है। जो हमने अकाउंटिंग में अभी तक पढ़ा है कि ओनर के अकाउंट्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं, फर्म के अकाउंट अलग से मेंटेन किए जाते हैं, कंपनी के अलग से मेंटेन होते हैं, दैट इज वेरी ट्रू। बट इन दी सोल प्रोप्राइटरशिप केस यू कैन अंडरस्टैंड लीगल डिस्टिंक्शन इज नॉट देयर। अकाउंट्स वो ओनर के, प्रोप्राइटर के और बिजनेस के वो अलग अलग मेंटेन हो सकते हैं, बट लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें तो वहां बिजनेस की कोई अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इफ आई एम ए लॉयर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली, मैं लॉयर हूं, मैं खुद की प्रैक्टिस करता हूं और मैंने एक अपना फर्म खोल दिया है और अपना ऑफिस मैंने खोल दिया है अपने घर में, और वहीं से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं और मैं उनकी जो भी उनकी रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट्स के अंदर मैं वो करता हूं, और मैंने अपने बिजनेस का नाम दे दिया है, अपने ही नाम के ऊपर मैंने उसका नाम रख दिया, दैट इट इज निशांत एडवोकेसी सर्विसेज लिमिटेड, ऐसे करके कुछ भी मैंने बना दिया है। सो नाउ इट इज अ सोल प्रोप्राइटरी बिकॉज आई एम द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर कोई भी लोग मैं एम्प्लॉय करूंगा तो मैं एम्प्लॉय करूंगा, इस बिजनेस की जो भी इनकम आएगी वो डायरेक्टली मेरी पर्सनल इनकम होगी, राइट। और मुझे किसी और को, किसी भी दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को कोई भी प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बन जाऊंगा सोल प्रोप्राइटर ऑफ दैट बिजनेस। प्रोप्राइटर एक्सक्लूसिवली ओन्स ऑल द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स जितने भी हैं बिजनेस के, बिजनेस में जो भी इनकम आ रही है वो सब प्रोप्राइटर की होगी, और प्रोप्राइटर की पर्सनल इनकम की तरह उसको हम लोग जज करेंगे। तो इसका मतलब है कि उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रोप्राइटर की इनकम मान करके उसकी पर्सनल इनकम टैक्स भी उस पर लिया जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, और इसकी सबसे जो अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे ज्यादा रिलेटिवली डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। इसमें रेगुलेशंस भी बहुत कम है, आपको बहुत ज्यादा पेपर वर्क भी और कंप्लायंसेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपकी अकाउंट बुक्स मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज देयर इज आपको कोई शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको अपनी डिविडेंड्स देने की कोई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि सारा जो भी इनकम है वो आपकी इनकम है, राइट। इन एडिशन टू दिस वी ऑल्सो नो दैट इस फॉर्म के साथ बस दिक्कत ये होने वाली है, बिकॉज देयर इज ओनली वन ओनर, द प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कैपिटल विल बी देयर, कि आपका एक लिमिट तक ही आप अपना पैसा जो है वो बिजनेस में लगा सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है और ज्यादा बिजनेस उसका एक्सपैंड करना है तो आपको और ज्यादा फंड्स दूसरे लोगों
से भी उठाने पड़ेंगे। अब जहां कोई भी सेकंड पर्सन इस बिजनेस के अंदर पैसा लेकर के आ गया, यानी कि इन्वेस्टर बन गया, तो फिर यह सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सोल प्रोप्राइटर। इसके बाद आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म्स में अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, देयर इज एन लॉ नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ये एक्ट इंडिया के अंदर पार्टनरशिप्स को गवर्न करने वाला मदर एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 1932 के एक्ट के अंदर ये जो डेफिनेशन बेसिक दी गई है उसका मोटा मोटा मतलब यह है कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, जो एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साथ आते हैं और अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हर पार्टनर की लायबिलिटी आप ध्यान रखेंगे अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द बिजनेस। अनलाइक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, एलएलपी और एलएलसी में आप देख रहे हैं ये जो लिमिटेड लायबिलिटी है, इसका मतलब है कि उस फॉर्म के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल 5 पीपल कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ पार्टनरशिप। अगर वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो वो अपना अपना कुछ पैसा लेकर के आके पार्टनरशिप में डालेंगे। इस पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए वो आपस में एक जो भी एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करेंगे, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा होगा कि हर पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और पार्टनर जो है बिजनेस के अंदर क्या पैसा लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, बिजनेस के ऊपर जो भी लायबिलिटीज हैं, बिजनेस ने ये पूरी जो पार्टनरशिप है इसने कहीं से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया या अपने सप्लायर से क्रेडिट के ऊपर सामान खरीदा, वॉट एवर द लायबिलिटी इज ऑन द पार्टनरशिप, दैट कंप्लीट लायबिलिटी इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। अब कल को ये लायबिलिटी कितनी भी बढ़ जाए, पार्टनर्स के बीच में लायबिलिटी जो है वो शेयर होगी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन तक लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहेगी। कल को लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि हर पार्टनर को जो है उसको पूरा करने के लिए लायबिलिटी को पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के अंदर। ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आर अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसके अंदर पहले कोई लिमिट जो है वो नहीं दी गई थी, मैक्सिमम लिमिट कि कितने लोगों की पार्टनरशिप बन सकती है, लेकिन 50 पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कंपनीज एक्ट उसको स्टिपुलेट कर देता है। तो करंटली भारत के अंदर जो पार्टनरशिप्स हैं वहां पर हम 50 की मैक्सिमम लिमिट जो है सेट करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स। पार्टनर्स जो हैं किसी भी ऐसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो सारे पार्टनर जो है वो इंसान हो, इंडिविजुअल्स हो। कोई लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, यानी कि कोई कंपनी आकर भी उस पार्टनरशिप में एक पार्टनर के तौर पे काम कर सकती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड यू कैन, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। नो सेपरेट लीगल स्टेटस अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर्स के अलावा कोई सेपरेट लीगल स्टेटस इस पार्टनरशिप फर्म का भी नहीं होगा, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट कम्स योर एलएलपी, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन दिस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 इज द गवर्निंग एक्ट। यहां पर आपको पार्टनरशिप के एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के भी एलिमेंट देखने को मिलते हैं। आपका पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की तरह ही एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप दैट हाउ द रूल्स विल बी डिवाइडेड, बट द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। इस एलएलपी की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ होती है। जरूरी नहीं है कि आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हों, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर अपनी जो रजिस्ट्रार है वहां पर जाकर एलएलपीज को रजिस्टर करवाना पड़ता है। एलएलपीज की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एज कंपेयर टू इट्स पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के अलावा एलएलपी की भी खुद की एंटिटी होगी जो पार्टनरशिप फर्म की नहीं होती थी। पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर पार्टी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी लायबल नहीं है इन एलएलपी। इन एडिशन टू दिस देन कम्स अ न्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। Hindu Undivided Family is a kind of a unique business organization which is found only in India. यहां पर आपको अगर देखें तो हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू कस्टमरी लॉ के हिसाब से ये बिजनेसेस जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं, एंड हियर द एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू द फैमिली ब्लड रिलेशंस एंड नॉट एनी कॉन्ट्रैक्ट. In partnership firms, in LLPs, we saw that partners come together under a contract, under an agreement. Here the agreement is not there. यहाँ पर आप family relations के basis पे, blood relations के basis पे you can become a member or a partner in the Hindu undivided family. This entire business will be owned by the undivided family. जिस undivided family के जितने members हैं वो इस business को own करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? Co-parcener. नाम आप याद रखेंगे, टर्म याद रखेंगे कि को पार्टनर। तो फैमिली का हर एक मेंबर जो एडल्ट मेंबर है वो इस बिजनेस का एक पार्टनर है, इस बिजनेस का एक पार्ट ओनर है, और उसको हम को पार्टनर बोल रहे हैं। लेकिन जो बिजनेस के अफेयर्स हैं
डे टू डे जो डिसीजन मेकिंग है उस डिसीजन मेकिंग को लेने का काम यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर करता है बिजनेस का, उसको हम कर्ता भी कहते हैं। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इट इज ओनली कस्टमरी, जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हो, कोई दूसरा पर्सन भी, कोई दूसरा मेल मेंबर भी या कोई सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है, बट यूजुअली हम देखते हैं कि जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, फैमिली हेड जिसको बोल रहे हैं, ही इज द कर्ता ऑफ द HUF। HUF is again taxed separately under the income tax provisions। हमें पता है कि इनकम टैक्स प्रोविजंस में इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन, कॉर्पोरेट्स की टैक्सेशन होती है, उसी तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की भी टैक्सेशन जो है वो की जाती है। Then comes your association of persons or body of individuals, AOP or BOI। Association of person or body of individual is basically a group of people जो या तो इनकॉर्पोरेटेड हैं, यानी कि वो किसी लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर या किसी और लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं, या फिर जरूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड हो, दे आर अनरजिस्टर्ड बट दे आर कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। These members they can be again natural or artificial persons, right? It is treated again as a separate tax entity। So you will be wondering कि what is the difference between a partnership firm and association of persons? Because partnership firm के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी persons आते हैं, वो अपनी एक partnership agreement sign करते हैं। Association of persons में usually a memorandum of association is signed on, where the broad objectives of the organizations are agreed upon कि organization के broad objectives क्या हैं और उन्हें कैसे अचीव किया जाएगा। अब यूजुअली जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस बनते हैं, यहां पर आपके नेचुरल पर्संस के अलावा आर्टिफिशियल पर्संस, कंपनीज आकर के एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाती हैं। एक तरीका, एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल बैंक्स आर कमिंग टुगेदर टू फाइनेंस अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उसको फाइनेंस करने के लिए एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जो बैंक्स हैं वो आ रहे हैं एक साथ में, तो वो अपना एक एसोसिएशन बना लेंगे, एसोसिएशन पर्सन बना लेंगे, और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू फाइनेंस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। तो ये एसोसिएशन तब तक चलती रहेगी जब तक ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन जाता, राइट। सो दीज काइंड्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ पर्संस कैन आल्सो बी अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Next is obviously a company. A company is an organization registered under the Companies Act of 2013, incorporated under the same act। ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि अपना मनी कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कॉमन स्टॉक एंड फॉर अ कॉमन पर्पस। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, दिस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आप एक कंपनी बनाएंगे, कंपनी की अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, एक अकाउंटिंग एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, राइट। सिमिलरली देयर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अगेन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में हम काफी ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं। Here the individuals they join hands for promotion of their common goals। Again, mutual assistance and service they are the main objectives, not the profit making। ये जो कोऑपरेटिव्स बनते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे आकर के एक बिजनेस बनाते हैं, एंड इस बिजनेस के ओनर्स ये सभी लोग हैं। ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द बिजनेस दे आर द ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और ये लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली, और एक दूसरे की इकोनॉमिक असिस्टेंस। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो वी ऑल नो दैट टुडे इन द मॉडर्न टाइम्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया दे आर बीइंग प्रमोटेड इन द रूरल एरियाज। मेन रीजन इज कि रूरल एरियाज में लोगों को ओनरशिप के साथ हम लोग उनके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं। नाउ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना करके चाहे तो उसको रजिस्टर करवाएं या तो ना करवाएं, लेकिन कुछ थ्रेशोल्ड अगर आप पार कर रहे हैं तो आपको अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और यहां पर आपकी जो भी अगर सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो सारे जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव के, उनके कंपैरिजन में दिस सोसाइटी विल हैव अ सेपरेट एंटिटी। ये जाकर के लोन ले सकते हैं अपने नाम पे, जाकर के कोर्ट्स में केसेस कर सकते हैं अपने नाम पे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एवरी ईयर। द ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी दे कम टुगेदर एंड दे वोट अपॉन द कमिटी और द ट्रस्ट और द कोऑपरेटिव बोर्ड, जिसके ऊपर वो सारे डिसीजन मेकर जो है उनको चुना जाएगा कि कौन इसका चेयरमैन होगा, कौन सीईओ होगा। ये सारी चीजें वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे लोग जो मिलकर चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हमने पढ़ा क्यों है, इसलिए हमने इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए देखा, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस। एनी फर्म in its life, if it has to operate and it has to expand and it has to earn profit, it has to make certain financial decisions in a firm। ये फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं? बेसिकली एक बिजनेस को चलाने के लिए उसको चाहिए होता है पैसा। पैसे के कुछ होते हैं सोर्स, इन सोर्सेस से आप पैसा लेकर आते हो कंपनी के अंदर, फिर इस पैसे को, इस फंड को आप यूज करते हो अपने किसी काम में। एंड फॉर एवरी एक्टिविटी यू नीड मनी। आपको कोई एसेट खरीदना है, मशीन खरीदनी है, स्टॉक खरीदना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू नीड मनी। सैलरीज देनी है एम्प्लॉइज को, यू नीड मनी। आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, उसके लिए आपको मनी चाहिए। अब हर काम के लिए पैसा चाहिए, और
अपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी को करने के बाद आपको पैसा मिलेगा भी, राइट? लेकिन यू ऑल नो दैट वंस यू स्टार्ट सेलिंग योर गुड्स देन यू स्टार्ट अर्निंग रेवेन्यू। बट रेवेन्यू अर्न करने से पहले जो पैसे की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पैसे की रिक्वायरमेंट कहां से आएगी? वो पैसे की रिक्वायरमेंट अभी तक हमने देखा है ओनर्स से पैसा आता है, शेयर होल्डर से पैसा आता है, राइट? दीज आर वेरी कॉमन सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर एनी कंपनी। सिमिलरली द कंपनी कैन टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक, राइट? कंपनी कैन आस्क फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं और उसके बाद हम फंड्स को यूज करते हैं अलग अलग जगहों पर। इसके लिए हमें लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, जैसे कि डिसाइड करना कि हमें कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ओनर से कितना पैसा हमें कंपनी के अंदर चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का किस तरीके का होगा, मतलब जो कंपनी की ओवरऑल, कंपनी के पास जो ओवरऑल फंड्स हैं, इसमें से कितना फंड ओनर से आएगा, कितना फंड्स हम लोग लोन के तौर पे उठाएंगे, ये डिसीजन लेना भी जरूरी है, राइट? इसके अलावा सोर्सेस कौन होंगे, ओनर से पैसा लेना है या शेयर होल्डर से पैसा लेना है या फिर बैंक से लोन लेना है, अगर लोन बैंक से नहीं लेना तो कहां से लोन लेना है, ये सारी चीजों का डिसीजन लेना है। लॉन्ग टर्म फंड्स जो हमारे पास आ रहे हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स आर दी मनी विच इज गिवन बाय दी ओनर्स और दी मनी गिवन बाय दी शेयर होल्डर्स। ओनर्स का पैसा या जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो आपने पैसा लिया है वो आपका लॉन्ग टर्म फंड होता है, तो उसको कैसे यूज करना है ये डिसीजन लेना पड़ता है आपको। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का आपको डिसीजन लेना होता है, अगर आपको किसी दूसरी कंपनी को के साथ मर्ज होना है या किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, यू हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग दैट। शॉर्ट टर्म फंड्स आर दी शॉर्ट टर्म लोन्स, या फिर जो क्रेडिट के ऊपर आपने सामान खरीदा है वो भी आपके लिए एक शॉर्ट टर्म लोन है, तो इसका यूज कैसे करेंगे जो शॉर्ट टर्म में फंड मिल रहे हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी के ऊपर कैसे रखेंगे, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कैसे कंप्लाई करेंगे, प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रही है हाउ दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स, ऑल दीज डिसीजंस दे हैव टू बी टेकन in a firm and all these decisions they are financial in nature। ये सभी डिसीजन लेते वक्त आपको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना होता है। अब ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या हमारे गोल्स हैं, ये ध्यान से आप लोग यहां पर समझिए। To ensure timely supply of adequate long and short term funds at reasonable cost, whenever we want fund we will have to pay a cost for it। आपको जब भी पैसा लेना है तो उसके लिए आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर आपको ओनर्स से पैसा चाहिए तो आप कॉस्ट क्या देते हो, आप ओनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देते हो। सो दैट इज द कॉस्ट, दैट हाउ मच प्रॉफिट विल यू डिस्ट्रीब्यूट इन द ओनर्स। सिमिलरली इफ यू टेक लोन्स तो उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, दैट इज अगेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फंड्स। सो वेदर इट द फंड इज लॉन्ग टर्म, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स, और द फंड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स, उसका भी कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म फंड्स का भी कॉस्ट है, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंश्योर करना कि आपको एक एडिक्वेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स वो आपको टाइमली इसकी सप्लाई मिलती रहे और उसका कॉस्ट भी एक रीजनेबल रहे, बहुत एक्सेस कॉस्ट आपको पे ना करना पड़े, इसके लिए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। देन यू विल हैव टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स आप लेकर आ रहे हो उसकी यूटिलाइजेशन सही से होनी चाहिए। एटलीस्ट जो कॉस्ट आप फंड के लिए पे कर रहे हो इस कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए, सो दैट अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द रिटर्न्स फ्रॉम यूजिंग दोस फंड्स तो आपका नुकसान हो रहा है। आप कोशिश क्या करते हो कि कम कॉस्ट पे यू आर एबल टू रेज फंड्स एंड यू यूज दोस फंड्स इन सच अ मैनर दैट यू आर गेटिंग मच बेटर रिटर्न, मच हायर रिटर्न, सो ये कॉस्ट पूरी करने के बाद भी आपके पास प्रॉफिट बचे। ठीक है, इसके अलावा टू टेक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, द कैपिटल दैट यू हैव हाउ विल यू इन्वेस्ट दैट, कहां इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ऑप्टिमम होना चाहिए कि बिजनेस में आप कितना पैसा ओनर से लें, कितना पैसा डेट से लें, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ओनर से हम पैसा लेते हैं उसका अलग कॉस्ट होता है, जो हम डेट पे लोन पे पैसा लेते हैं उसका अलग कॉस्ट होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम पैसा लेंगे कहां से और उसे कहां यूज करेंगे, सारे डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। सिमिलरली लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस हमें करनी है, तो कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे हम फॉलो करेंगे उसको हमें देखना होता है फाइनेंशियल कंट्रोल में। इंश्योरिंग द बैलेंस बिटवीन द शेयर होल्डर बेनिफिट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शेयर होल्डर्स बेनिफिट्स तो सिंपल है, शेयर होल्डर का बेनिफिट कब आएगा, व्हेन वी हैव हायर प्रॉफिट्स, right? Because shareholders are only there in your company, they have invested in your company in order to earn profits। वो जो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में कर रहा है उन्होंने, उसके ऊपर उन्हें रिटर्न चाहिए, तो उनको रिटर्न देने का मतलब है यू हैव टू अर्न प्रॉफिट्स। देन यू मस्ट हैव सम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना इज वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, बट योर ऑब्जेक्टिव माइट आल्सो बी टू एक्सपैंड योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोगों को हायर करना चाहते हो, अभी उसका ऑपरेशन एक्सपैंड करना चाहते हो, एक शहर से दूसरे शहर में ऑपरेशन एक्सपैंड करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव्स और जो शेयर होल्डर का बेनिफिट है उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स माइट वांट कि आप प्रॉफिट पर ज्यादा कमाते रहो, आप चाहे ऑपरेशंस बढ़ाओ ना बढ़ाओ, आप लोगों को ज्यादा हायर करो ना करो, हमें डिविडेंड आप ज्यादा से ज्यादा दो,
लेकिन कुछ कंपनीज के जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स का ये सोचना हो सकता है दैट वी विल गिव यू हायर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, अभी हम आपको प्रॉफिट कम दे रहे हैं क्योंकि हम आपका ज्यादा जो प्रॉफिट है वो यूज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग आवर कैपेसिटी, इन एक्सपेंडिंग आवर ऑपरेशंस, सो वंस आवर ऑपरेशंस एक्सपेंड देन वी विल पे यू हायर प्रॉफिट्स। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा एक बैलेंस रखना पड़ सकता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड बिटवीन द शेयर होल्डर्स बेनिफिट्स। देन टू इंश्योर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, whenever we are dealing in finance obviously there are risks associated with it. Whenever you take loans or whenever you give loans to someone else there is a risk of default always there. So ये रिस्क को मैनेज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्टिव्स के बाद व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस? द फर्स्ट वन इज दैट मनी हैज अ टाइम वैल्यू. Time value of money is a very important concept that we will also be discussing in a much greater detail in the upcoming lectures. मनी का, पैसे का टाइम के साथ वैल्यू चेंज होता है. अब आप इसे ये कंफ्यूज मत करिए कि मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं. इन्फ्लेशन तो आप समझ रहे हैं कि टाइम के साथ जो है महंगाई बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि जो 10,000 रुपए आज 2023 में 2023 में अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उस 10,000 रुपए की वैल्यू अलग होगी. लेकिन आज से 5 साल बाद इन 2028 आई हैव द सेम 10,000 रुपीज करेंसी, बट उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि मैं उतना ज्यादा सामान उस 10,000 रुपीज में नहीं खरीद पाऊंगा. तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको यह पता होना चाहिए दैट मनी हैज अ टाइम वैल्यू. सो द 10,000 रुपीज आई हैव नाउ दे आर वर्थ मोर देन द 10,000 रुपीज दैट आई विल हैव इन फ्यूचर. आज जो पैसे मेरे पास हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पैसे मेरे पास फ्यूचर में रहेंगे. क्योंकि आप ये भी समझिए, अगर कोई मेरा पर्सन है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज गिव मी अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज, एंड मेरे पास सेविंग्स हैं एक्स्ट्रा एंड आई गिव 10,000 रुपीज आउट ऑफ माई सेविंग्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, अब वो पर्सन, मेरा दोस्त कह रहा है मुझे कि वो मुझे 1 साल बाद 10,000 रुपए पूरे लौटा देगा. लेकिन मैं उसे कह रहा हूं कि अगर तुम 1 साल बाद 10,000 रुपए मुझे लौटाओगे तो उसमें मेरा लॉस हो रहा है. मेरा लॉस इसलिए हो रहा है कि अगर वो 10,000 रुपए मैं फ्रेंड को ना दे करके मैं बैंक में डिपॉजिट करके रखता या मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करके रखता, देन आई वुड हैव अर्नड इंटरेस्ट ऑन दैट मनी. सो आफ्टर 1 year my 10,000 rupees would have turned to let us say 10,100 rupees और 11,000 rupees कुछ इंटरेस्ट मिला होता मेरे को. अब ये इंटरेस्ट आई विल फोरगो इफ आई डू नॉट टेक इंटरेस्ट फ्रॉम माई फ्रेंड. राइट, तो अगर मैं फ्रेंड से इंटरेस्ट नहीं लेता हूं तो मेरा 10,000 रुपए जो मुझे 1 साल बाद मिलेगा उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि 10,000 रुपए जो आज मैं दे रहा हूं उसकी वैल्यू ज्यादा है. हम इसीलिए फ्यूचर में इंटरेस्ट लेते हैं. जब भी हम पैसा फ्यूचर में कहीं देते हैं, फ्यूचर में पेमेंट लेने के लिए किसी को देते हैं, तो हमेशा हम उसमें इंटरेस्ट क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इसीलिए हमें ज्यादा पैसा चाहिए. आज का जो 10,000 है वो कल के फ्यूचर के 11,000 जितना वैल्यूएबल है. आज का 10,000 क्योंकि फ्यूचर में 11,000 बन जाएगा. ठीक है, तो ये तो मनी की टाइम वैल्यू है. इसके बाद देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मनी. मनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है that once you use your money and invest in a particular opportunity, then that means you also are foregoing opportunity to invest somewhere else. Same example, that if I have 10,000 rupees with me right now and I have multiple opportunities जहां पर मैं वो 10,000 rupees invest कर सकता हूं, तो अगर मैं opportunity A में अपना इन्वेस्टमेंट कर दूं तो इसका मतलब मैं opportunity B में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो जैसे मेरे पास अगर 10,000 रुपीज हैं और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं दैट आई कैन पुट दिस मनी इनटू अ स्टॉक ऑफ रिलायंस और अ स्टॉक ऑफ अडानी और अ स्टॉक ऑफ फेसबुक और अ स्टॉक ऑफ अमेजॉन. इस तरीके से मैं वो मनी यूज कर सकता हूं. इसके अलावा आई कैन ऑल्सो यूज द 10,000 रुपीज टू बाय अ बॉन्ड or to give loan to my friend, or I can use the 10,000 rupees and put it in a mutual fund, or I can buy gold from that. I have multiple opportunities where I can invest that 10,000 rupees. So now I will have to decide कि मैं सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा एक साथ नहीं उठा सकता. अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी में डालूंगा पैसा तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी बाकी सभी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा. तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर फोरगोइंग, दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन वंस यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर थिंग. तो आप ध्यान रखते हो कि अगर आप ए अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बी में इन्वेस्ट करने पे जितना रिटर्न मिलता वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो रिटर्न अब आपको नहीं मिलेगा, वो कॉस्ट आपने पे किया. तो आप ये ध्यान रखते हो कि जितना आपको रिटर्न मिले फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन ए अपॉर्चुनिटी शुड बी मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटी बी, ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटी सी और इन डी और इन ई. तो जिस एसेट में सबसे ज्यादा रिटर्न हमें मिलेगा हम वहां पर उसे इन्वेस्ट करने का काम करेंगे.
ठीक है। इसके बाद एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिस्क एंड रिटर्न का, दैट इन फाइनेंस द हायर द रिस्क द हायर देयर आर रिटर्न्स। अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो विच आर नॉट वेरी रिस्की। तो ये तो एक फंडामेंटल रूल है फाइनेंस का, दैट आप एक रिस्क और रिटर्न्स के बीच में बैलेंस बना करके रखते हैं। आपको बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा जो है रिटर्न्स भी एक्सेप्शनली हाई जो है वो फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप एक ऑप्टिमली हाई रिटर्न्स के साथ एक जो मैनेजेबल रिस्क है उतना आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये रिस्क और रिटर्न का हमेशा ध्यान रखा जाता है। देन लिक्विडिटी एंड रिटर्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक रिस्क की बात हुई, दूसरी बात होती है लिक्विडिटी की कि कैसे एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, क्या वो एसेट लिक्विड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई मनी ऑफ 10,000 रुपीज इन लेट अस से गोल्ड, सो गोल्ड इज अ वेरी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। whenever I want money, whenever I want cash, मैं उस गोल्ड को ले जाके मार्केट में बेचूंगा एंड गोल्ड विल ऑलवेज बी सेलेबल। वो हमेशा मार्केट में बिक जाएगा, थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे जरूर होगा लेकिन मैं कैश में उसे कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ मेरे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो उतने लिक्विड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा बॉन्ड है जो कि काफी सालों के बाद मैच्योर होने जा रहा है और उस बॉन्ड को मैं मार्केट में सेल भी कर पाना मेरे लिए इजी नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड जो है इतना अट्रैक्टिव नहीं है शायद, तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। सिमिलरली कोई मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर पाना, उनको कैश में कन्वर्ट कर पाना इज नॉट वेरी इजी। देन लिक्विडिटी यहां पर हमारी रोल प्ले करती है कि हमारे एसेट्स में ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो लिक्विड भी हो और अच्छा रिटर्न भी दें और रिस्की भी ना हो। ठीक है। देन डाइवर्सिफिकेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस। हमें एसेट्स अलग अलग एसेट्स में डाइवर्स करना चाहिए, एक ही तरीके के एसेट्स में ना डाइवर्स करें। फॉर एग्जांपल दैट इज व्हाई वी शुड नॉट पुट ऑल आवर इन्वेस्टमेंट इन लेट अस से वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर हमारी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ लो रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में भी नहीं होनी चाहिए, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड वाले इंस्ट्रूमेंट्स में भी नहीं होनी चाहिए। सो वी इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न भी ज्यादा आएगा। कुछ अमाउंट जो है वो हमारा बैलेंस रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, कुछ अमाउंट जो है वो लो रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, कुछ अमाउंट जो है लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, कुछ जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा जो लिक्विड नहीं है लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा देते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन शुड बी देयर इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो दैट इफ वन ऑफ योर एसेट फेल्स आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पर खराब ना हो जाए। देन रिड्यूसिंग द एसेट लायबिलिटी मिसमैचिंग। इफ आई हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन माय कंपनी, आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरे पास जो एसेट्स हैं प्रोपोर्शनेटली उतनी हमारे पास लायबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और मेरे पास उसको बैक करने के लिए एसेट नहीं है। मैंने लोन्स बहुत ज्यादा मार्केट से पिकअप कर लिए हैं बट मेरे पास एसेट्स नहीं है इन ऑर्डर टू पे दोज लोन्स बैक, राइट। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटी में कोई भी एक जो साइड है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट ना हो जाए। एंड फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैश फ्लो। कैश फ्लो हमने देखा है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है। आपके बिजनेस के अंदर कैश, फिजिकल कैश कितना आ रहा है और वो कैश कहां कहां यूज हो रहा है। आपको अपने डेली ऑपरेशंस रन करने के लिए भी कैश की जरूरत होती है। नया सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, डेली वेजेस को पे करने के लिए, बिल्स को पे करने के लिए यू नीड कैश। सो कंपनी में कैश का एक इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत सही तरीके से बना रहे, इसके लिए भी हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नाउ व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस? There are four important building blocks of the modern finance. First one is planning. Planning बहुत सिंपल है कि आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय ऑब्जेक्टिव इज दैट आई इन माय कंपनी आई वांट टू ओपन अ न्यू फैक्ट्री आफ्टर 1 year. After 1 year और आफ्टर 2 years I want to open a new factory and I will plan out कि उस फैक्ट्री को ओपन करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। And then I will have an objective that उस कॉस्ट को अचीव करने के लिए either should I take loan from the bank or should I issue shares and take loans from the share money from the public or should I take money from our owners, या फिर मुझे अपना कोई पुरानी फैक्ट्री बेच करके, अपने एसेट्स को बेच करके, अपने प्रॉफिट्स के को यूज करके मुझे वो नई फैक्ट्री जो ओपन करनी चाहिए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आई विल मेक अ प्लान टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट हम डिसीजन मेकिंग करते हैं पूरे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अकॉर्डिंग टू अवर प्लान, कि हमारे प्लान के हिसाब से हमारी क्या वायबिलिटीज हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे प्लान्स में, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज दैट वी हैव, वी एग्जामिन ऑल ऑफ दिस। देन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग।
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स, किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, और लीडरशिप की स्किल्स भी उसमें आती हैं कि हाउ वी आर मैनेजिंग एंड हाउ वी आर लीडिंग आवर ऑल इन्वेस्टमेंट टीम, और उसके बाद कंट्रोलिंग दैट थ्रू आउट द प्रोसेस विल मेक श्योर दैट वी डू नॉट डेविएट फ्रॉम आवर प्लान। हमारा जो प्लान है उसके ऊपर चलते हुए कोई भी हम ऐसा डिसीजन ना लें जिससे हम प्लान से डेविएट करें, और हम लगातार मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग करते रहें दैट वी आर ऑन आवर प्लान, वी आर ऑन आवर स्टिपुलेटेड ट्रेजेक्टरी, और हम वहां पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लान, देन थ्रू आउट द प्रोसेस वी स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस, उसी में आपकी ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग चलती है, एंड कंट्रोलिंग का भी एक प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नन ऑफ आवर डिसीजंस दे आर इन डेविएशन विद आवर प्लान। अगर कोई बीच में अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस आता है विच जिसकी वजह से चाहे इंटरनल रीजन हो चाहे एक्सटर्नल रीजन हो दैट वी हैव टू डेविएट फ्रॉम आवर प्लान, देन वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी टेक सर्टेन डिसीजंस दैट वी कम बैक ऑन आवर प्लान वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे मॉडर्न फाइनेंस के। इसके बाद some people also consider these 7 to be the building blocks of modern finance. First one is consistency, then accountability, transparency, viability, integrity, management and accounting standards. These are also considered by some of the people to be building blocks of the modern finance. आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपको बस रट के ये 7 वर्ड्स जाने हैं, और पीछे जो 4 वर्ड्स मैंने आपको ये बताए थे, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आइदर 4 these one और these 7 ones आपको ये बस याद होने चाहिए कि आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि which of the following are the building blocks of the modern finance, right? Now risk return trade off. What is risk return trade off? I have already told you that lower the risk there is in any particular asset, there will be lower returns. Higher the risk, there will be high potential return. So in a company, obviously company will want that they have high returns on all their investments, but high returns on all investments mean that there is high risk associated with all the investments as well. अब यहां पर वही बात आती है कि हो सकता है कि सारे रिस्क जरूरी नहीं है मेटीरियलाइज हो, एसेट भले आपका रिस्की है लेकिन वो हाई रिटर्न दे रहा है, तो कई लोग जो हैं वो बहुत सारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसका 80% 90% रिस्की एसेट्स में डाल देते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न जो है, बहुत हाई रिटर्न जो है अपने एसेट इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ द एनी डिफॉल्ट, जिसके रिस्क बहुत ज्यादा है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा लो रिटर्न्स भी दे सकती है, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स मिले। इस वजह से हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि कितना रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं और उससे कितना रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। सो एक रिटर्न, एक लेवल ऑफ रिटर्न होगा जो आपको बहुत ही लो रिस्क के साथ आ रहा है, जिसे हम रिस्क फ्री रिटर्न भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर बॉन्ड्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट्स, जिनको हम सॉवरेन बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। Now these bonds they have a very low default risk. गवर्नमेंट से को लोन देना वो आपका बहुत लो डिफॉल्ट होता है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हुई तो वो करेंसी प्रिंट करके आपको मनी जो है वो पे कर देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल रिस्क फ्री रिटर्न है, उसमें कोई भी आपको रिस्क नहीं है, आपको जितना रिटर्न प्रॉमिस किया गया उतना पक्का मिल जाएगा। अब इस रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपका रिस्क भी अलग अलग एंटिटीज के अंदर बढ़ता जाएगा। सो आप ये देखते हैं कि कितना रिटर्न आपको रिस्क फ्री मिल सकता है और कितना रिटर्न ऐसा है जिसको अर्न करने के लिए यू विल हैव टू बी एक्सपोज्ड टू एडिशनल रिस्क, राइट। सो ये फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन लेते हैं कि कितना उनको रिस्क और लेना है जिससे उनके रिटर्न के ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो जाए। सो ऑलवेज वी से दैट देयर इज अ रिस्क फ्री रिटर्न इन एनी इन्वेस्टमेंट, and above this risk free return if you want additional returns you will have a risk premium as well. जितना ज्यादा और रिस्क लोगे उतना ज्यादा और रिटर्न आपको मिलेगा। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट आई वांट फ्रॉम माय कंपनी। तो मैंने अपनी कंपनी में ऑब्जेक्टिव बनाया है कि मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि मुझे हर साल उसमें 15% का रिटर्न मिले, लेकिन मैं ये देखता हूं कि मैं रिस्क फ्री रिटर्न कितना अर्न कर सकता हूं, सिर्फ लेटेस्ट से 9%। In different instruments, the return that I'm getting without any substantial risk is 9%. तो एडिशनल 6% का जो मुझे रिटर्न चाहिए उसके लिए मुझे रिस्क भी उठाना पड़ेगा और मुझे रिस्क उसी हिसाब से उठाना पड़ेगा कि मेरा 6% का एडिशनल रिटर्न मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट आई वांट फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड बी अ रिटर्न दैट इज रिस्क फ्री प्लस एडिशनल रिटर्न दैट आई विल गेट आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू सर्टेन ग्रेटर रिस्क। ओके, नेक्स्ट, इसमें फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है? उसका रोल यह है सबसे पहले तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का, कि किस प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्टमेंट करनी है।
अब उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको इक्विटी रेज करनी है या डेट रेज करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर जो है डिसीजन लेता है कि हमें अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम पैसा इक्विटी से लेकर आए या हम लोन के ऊपर लेकर आए। देन अगर हम लोन पे पैसा लेकर आते हैं तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े, कम से कम कॉस्ट में हमें लोन मिले, कहां से मिलेगा मिलेगा, ये भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेते हैं। फॉरेक्स मैनेजमेंट, करेंसी स्पेकुलेशन के थ्रू, फॉरेक्स मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके से हम रिटर्न्स कमा सकते हैं। सॉरी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजर्स दे टेक अ डिसीजन। इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना, द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट टू देम कि क्या परफॉर्मेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन की है और क्या फाइनेंशियल डिसीजंस आप ले रहे हो एंड क्या रिटर्न्स आप अर्न कर रहे हो, कितना रिस्क आप ले रहे हो उन रिटर्न्स के लिए, ये सारी चीजें आप इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करते हो। ट्रेजरी ऑपरेशंस आप चलाते हैं। ट्रेजरी ऑपरेशंस बेसिकली मीन द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द करेंसी और द ट्रेजरी विच इज रिलीज बाय द सेंट्रल बैंक। देन रेटिंग एजेंसीज के साथ डील करना। रेटिंग एजेंसीज दे रेट द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी आपका म्यूचुअल फंड है, कोई आपका स्टॉक है, कोई आपके बॉन्ड्स हैं, उनको रेट करना कि इनके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, कितने सेफ इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रहने वाली है, वो चीज को भी पता करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। राइट नाउ आंसर में दिस रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? एमिंग एट हाई रिटर्न एंड लो रिस्क, एमिंग एट low risk and low return, striking a balance between risk and return, yeah, none of the above. So it is very simple. Risk return trade off means that we have to strike a balance between the risk that we are taking and the return that we are earning. अब यहां पर फाइनली कुछ थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Conflict of interest basically means that in any organization, persons or the people who are working there, they have a personal interest and there is a professional interest. This professional interest is basically the interest of the organization. और पर्सनल इंटरेस्ट उस पर्सन का खुद का इंटरेस्ट हो सकता है। अब जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि मुझे ज्यादा अच्छी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिले, मेरा काम मेरा बहुत ज्यादा ना हो भले, लेकिन मुझे पैसा जो है वो मुझे अच्छा मिले, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनका इंटरेस्ट कहां है? उनका इंटरेस्ट है कि मैं कम से कम उनके एम्प्लॉइज कम से कम पैसे के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे। तो ये इंटरेस्ट आप समझ रहे हैं, इसके बीच में आपको एक बैलेंस लाना पड़ता है। व्हेनेवर interest of a particular person is not in congruence with the interest of the organization, then it will result into conflict of interest. That means different stakeholders, they have different interest, और इनके जो different interest हैं वो एक दूसरे के contradictory हैं। तो या तो एक पर्सन का इंटरेस्ट पूरा होगा या दूसरे का पूरा होगा, तब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। राइट, सो दिस इज अ सिचुएशन इन विच एन एंटिटी और इंडिविजुअल बिकम्स अनरिलायबल बिकॉज ऑफ अ क्लैश बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड द प्रोफेशनल ड्यूटीज। सो टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, let us say I am an accountant working in a very reputed bank, और एज अ अकाउंटेंट ऑफ द बैंक मेरा जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है कि मैं, और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि जो मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं उनको बिल्कुल फ्री फेयर तरीके से मेंटेन करूं, जितना एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कंपनी का निकल कर के आता है उतना एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस मैं कंपनी का शो करूं, सो दैट इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स दे गेट द फेयर आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ माई कंपनी। बट अगर किसी रीजन की वजह से मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है, लेट अस से दैट आई विल बी गेटिंग अ बेटर सैलरी इफ आई शो हायर प्रॉफिट्स इन माई अकाउंटिंग बुक्स, और मेरा सैलरी इस तरीके से सेट किया गया है कि आपका प्रॉफिट, आपकी सैलरी उतनी ही होगी जितना हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो जितना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उतनी ज्यादा हम आपको कॉम्पनसेशन पे करेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक पर्सनल इंटरेस्ट एडिशनल क्या आ जाता है कि भले अकाउंटिंग बुक्स के अंदर आई विल हैव टू डू सम मैनिपुलेशन टू शो हायर प्रॉफिट्स, higher than actual profits are not that high, but I am doing some fudging, doing some manipulation in the accounting books in order to make the profits seem higher, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा प्रॉफिट्स अगर मैं अकाउंट्स में दिखाता हूं तो उससे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा मुझे पैसे, मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो उससे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो पूरा हो रहा है, बट दिस इंटरेस्ट इज इन contrast, is in contradiction with the interest of the organization which want कि उनको एक्चुअल प्रॉफिट पता चले। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में आपको पता है कि यूजुअली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपकी अलग होती है और इंटरेस्ट जिसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है वो लोग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शेयर होल्डर्स दे गिव मनी टू अ कंपनी, दीज शेयर होल्डर्स दे गिव अथॉरिटी टू अ पर्सन टू टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। यानी कि कोई कंपनी है, उसका सीईओ है, अब जो कंपनी का सीईओ है उस सीईओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अथॉरिटी दी गई है कि यू टेक डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी
and this power to the CEO is given by the shareholders. Shareholders have given him the authority to take decisions in name of the shareholders, क्योंकि डिसीजन तो शेयरहोल्डर के नाम पे ही हो रहा है ना, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट जो सीईओ है वो ओनर तो नहीं है, पर सीईओ जो है वो राइट. इन द रिटर्न द सीईओ विल वर्क हार्ड टू गिव रिटर्न्स टू द शेयरहोल्डर. शेयरहोल्डर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सीईओ है वो सारे वो बेस्ट डिसीजन लेगा जिससे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे और उससे हमें हाई रिटर्न मिलेगा. तो यहां पर क्या हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, द पीपल हु हैव गिवन द अथॉरिटी दे आर नोन एज प्रिंसिपल एंड द पर्सन हु द अथॉरिटी इज गिवन टू इज नोन एज एजेंट. तो यहां पर एजेंट को डिसीजंस लेने का पावर किसने दिया? प्रिंसिपल ने दिया. और किसके हक में फैसला लेने का पावर दिया? खुद के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ये भी समझ सकते हैं, यू हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड यू हायर दैट फाइनेंशियल एडवाइजर क्योंकि आपको मार्केट की उतनी समझ नहीं है. यू आर नॉट दैट लर्नड पर्सन, यू डोंट हैव दैट नॉलेज और स्किल्स कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के मार्केट में, मनी मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें और आप रिटर्न कमाएं. लेकिन आपके पास पैसा है तो आप एक लेटर से ब्रोकर हायर करते हैं या आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करते हैं और आप उसे बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करो और मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेकर दो. तो आप यहां पर प्रिंसिपल बन जाते हो और जिस पर्सन को आपने हायर किया है वो पर्सन बन जाता है आपका एजेंट. तो एजेंट को हम खोल रहे हैं, ही इज द एजेंट बिकॉज ही हैज द एजेंसी. Agency here means the authority to take decisions. This agency is given to the agent. That is why he is known as the agent. And this power is actually belonging to the principal. Principal के पास ये पावर है, प्रिंसिपल ने पावर एजेंट को दिया कि तुम हमारे लिए डिसीजन लो. अब यहां दिक्कत क्या आती है, अगर किसी वजह से ये प्रिंसिपल और एजेंट इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज द एजेंट हैज टू टेक डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ शेयरहोल्डर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रिंसिपल. बट एजेंट अगर डिसीजंस खुद के फायदे के लिए ले और खुद का फायदा होने के साथ साथ यहां प्रिंसिपल का लॉस हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है. दिस इज नॉट गुड इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर आर टू डिफरेंट थ्योरीज. फर्स्ट वन इज एजेंसी थ्योरी. एजेंसी थ्योरी सिंपल कहती है कि एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है. प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी है एजेंट को and the agent will have to act and make decisions on the behalf of the principal so that principal gets the most better returns. But if the conflict of interest arises between the principal and agent, this will be known as an agency problem. और ये कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वही होती हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जहां पर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाए. यहां पर एजेंट डिसीजंस वो ले रहा है जो प्रिंसिपल को फायदा ना करके एजेंट को फायदा कर रहा है, और उससे प्रिंसिपल का भले लॉस हो रहा हो या प्रिंसिपल को जो पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकता था, पोटेंशियल बेनिफिट मींस जो उसके लिए सबसे बेहतर डिसीजन हो सकता था, वो न लिया जाए और ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे एजेंट को ज्यादा फायदा हो रहा है, प्रिंसिपल को उतना फायदा नहीं हो रहा है. दूसरा थ्योरी है स्टेक होल्डर थ्योरी. दिस बेसिकली सेज दैट एवरी बिजनेस हैज नॉट ओनली प्रिंसिपल एंड एजेंट बट अ वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स which includes governments, which includes investors, which includes the surrounding community as well, community which is not directly dealing with the business. ठीक है, they are also stakeholders with the operations of the business. Similarly, the employees of the business, the creditors, the people who have given loan to the business, customers of the business, trade unions, media, everything is a stakeholder, and all these stakeholders उनके interests आपस में clash करते हैं. And whenever their interests clash, this will lead to a conflict of interest and might result into a loss for any of the particular stakeholder. Right? तो यहां पर एजेंसी प्रॉब्लम का अगर हम एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजमेंट. Shareholders have given responsibility to the management to take better decisions for them, but अगर इन दोनों के बीच में conflict of interest है तो एक एजेंसी प्रॉब्लम बन जाएगा. Similarly, shareholders versus bond holders. Shareholders are the owners of the company. The bond holders are the people who have given loan to the company. अब यहां पर इंटरेस्ट क्या है, शेयर होल्डर्स हमेशा चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं और बॉन्ड होल्डर चाहेंगे कि वो प्रॉफिट का जितना हिस्सा वो लोन का बनता है, इंटरेस्ट देने का जितना हिस्सा बनता है वो उनको टाइमली मिलता रहे. ठीक है, तो यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दे कैन बी जनरेटेड. सिमिलरली, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वर्सेस अदर स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉइज एटसेट्रा. ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके अराइज हो सकती हैं किसी भी बिजनेस में, और इसको अवॉइड करने के लिए, इससे दूर रहने के लिए वी हैव टू इंश्योर फुल ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी. देयर शुड ऑल्सो बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द एजेंट, कि एजेंट कोई भी डिसीजन ले उसकी सुप्रीम पावर नहीं होनी चाहिए. जो प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल के पास ये पावर होनी चाहिए कि इट कैन लिमिट द एक्टिविटी ऑफ एजेंट्स. सो द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इट शुड लाई विद द प्रिंसिपल. कॉम्पनसेशन ऑफ एजेंट टू द गेन्स ऑफ द प्रिंसिपल अगर हम लिंक कर दें, हम इस तरीके से अपना एग्रीमेंट बनाए हैं कि जो एजेंट है उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आपस में अलाइन करे, तब जाकर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. तो हम कॉम्पनसेशन एजेंट की लिंक कर देते हैं टू द गेन्स ऑफ द प्रिंसिपल. सो नाउ इफ द प्रिंसिपल गेन्स देन ओनली द कॉम्पनसेशन इंक्रीजेस ऑफ द एजेंट. तो एजेंट हमेशा ये कोशिश करेगा कि प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. इसी तरीके से लिंकिंग सीईओ कॉम्पनसेशन टू स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस. अब स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस का मतलब है कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ बढ़ रही है. और अगर मैं सीईओ की सैलरी इस तरीके से फिक्स करूं कि जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतनी आपको सैलरी मिलेगी, तो यहां पर सीईओ जानबूझ के ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कंपनी की वैल्यू अच्छी होती रहे और उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते रहे, शेयर होल्डर्स का फायदा होता रहे. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, जहां पर हर दोनों की, प्रिंसिपल की और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय कर दिया जाएगा, पहले से डिटरमाइन कर दिया जाएगा. राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस एथिक्स. यहां पर ही फाइनेंस में आपका बिजनेस एथिक्स का भी थोड़ा सा रोल आता है. बिजनेस एथिक्स इज बेसिकली अ वे टू डिटरमाइन व्हाट इज द राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन इन डिफरेंट सिचुएशंस. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि कोई भी डिसीजन आपको अपनी लाइफ में पर्सनल लेना हो चाहे प्रोफेशनल लेना हो, वहां पर आपको हमेशा डिलेमा तब आएगा जब आप देखते हैं कि एक दोनों ही डिसीजन है, जो भी आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, कोई भी एक बेस्ट चॉइस नहीं है. हर चॉइस के साथ कुछ ना कुछ नुकसान है, हर चॉइस के साथ कुछ ना कुछ जो है ड्रॉबैक्स हैं. देन यू गो इनटू एथिक्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट विच चॉइस इज गोइंग टू बी द लीस्ट ईवल कौन सी है, सबसे कम नुकसान कहां पर हो रहा है. तो इस तरीके से हम बिजनेस एथिक्स को यूज करते हैं. दीज आर बेसिकली द मॉरल प्रिंसिपल्स, policies or values that govern the way the businesses and individuals engage in their business activity. अब जैसे कि आपको एक बिजनेस एथिक्स का एग्जांपल क्या है, आप एक बिजनेस चला रहे हैं जहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हार्मफुल वेस्ट. नाउ आइदर यू कैन डंप दिस एंटायर हार्मफुल वेस्ट इनटू अ नियर बाय रिवर और अ पॉन्ड, जिससे वो रिवर और पॉन्ड जो है वो पॉल्यूट हो जाएंगे, पॉल्यूशन फैलेगा एंड दिस माइट बी वेरी हार्मफुल फॉर दी नियर बाय कम्युनिटीज. और देयर इज अदर ऑप्शन फॉर यू. वो ऑप्शन क्या है कि वट एवर हार्मफुल वेस्ट यू आर जनरेटिंग, यू ट्रीट दैट वेस्ट वेरी केयरफुली. आप उसका जो भी टॉक्सिक लेवल है उसे कम करिए और उसके बाद उसे सेफली डिस्पोज करिए. पर यहां पर आपको डिसीजन क्यों आपके लिए एथिकल इसलिए हो गया, क्योंकि अगर आप उसको सेफली डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, उसको ट्रीट करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू pay extra money for that. You will have to invest in your treatment plants, you will have to invest in equipment that can remove the pollution. तो ये खर्चा करना आपके लिए महंगा हो सकता है, लेकिन यहां पर ही आपके एथिकल वैल्यूज हैं वो काम आती हैं कि क्या आप बिना खर्चा किए ज्यादा प्रॉफिट कमा के अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करोगे या थोड़ा ज्यादा खर्चा करके एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करोगे. सो ये आपके बिजनेस एथिक्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट आप अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हो. For example, in businesses, we say that customer is always right. So this is an ethical value that we have said कि in the business we will always make sure that customers wishes they are paramount and whatever the customer is saying हम उसको पूरा करेंगे. ठीक है. तो ये इस तरीके से ethics बनाते हैं हम. Now for all the stakeholders in any kind of business, all these stakeholders they have to be ethically involved with the business. And for every kind of business organizations, the ethics they may become slightly different. जैसे कि कुछ बैंक्स जो हैं उनका एथिक्स ये बोल सकता है कि दे हैव टू प्रोवाइड चीप सर्विसेज टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो अनप्रॉफिटेबल एरियाज में भी, रूरल एरियाज के अंदर जाकर भी ब्रांचेस ऑपरेट करते हैं, जहां से उनको लॉस भी होता है, बट स्टिल दे ऑपरेट दोस ब्रांचेस जस्ट टू मेक श्योर दैट बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल टू द पुअर पीपल एंड टू द रिमोट सेक्शंस ऑफ द कंट्री एज वेल. लेकिन वहीं जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स का मोटिव है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो बनाना चाहते हैं, और इस वजह से वो शहरों के अंदर या ऐसे क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं जिनसे ज्यादा इनकम वो डिराइव कर सकें. तो एथिक्स प्राइवेट बैंक के भी सही है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की बेहतरी के लिए इन्वेस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके एथिक्स भी सही है कि वो गरीब लोगों के लिए, रिमोट एरियाज के लिए भी बैंकिंग सर्विस देना चाहते हैं. सो एथिक्स दे कैन बी डिफरेंट, बट ओनली वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम कोई भी डिसीजन लेना चाहें किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो उस डिसीजन को गाइड करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी वैल्यूज हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एथिकल वैल्यूज, एंड दैट इज नोन एज एथिक्स. Right. Now, what is the importance? The importance is very simple, that if companies they are ethical,
and they follow good ethical values, they have a positive perception. Examples are lot of industries in our own country as well. For example, many people deem Tata Enterprises or Tata companies to be very ethical. The reason being very simple, that ये एक perception है लोगों के mind में that Tatas they also work for the communities, the Tata Industries they also are involved in such kinds of businesses which are very important for the nation building. तो इस तरीके से एक positive perception जो है लोगों का बनता है. Similarly there might be some companies जिनके unethical activities की वजह से उनका perception लोगों के बीच में अच्छा नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देर हैव बीन मेनी कंपनीज विच वर इन्वॉल्व इन फ्रॉड्स और समथिंग, और ऐसा होता है तो उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से गिरते हैं. तो ये सारा पॉजिटिव परसेप्शन आपके एथिक्स से डिराइव होता है. फिर बात आती है टैलेंट अट्रैक्ट करने की. मेनी पीपल वुड वांट टू वर्क इन एन एथिकल कंपनी. More and more people they would want to give their services or even buy from those companies which are deemed to be more ethical in nature. It is also found that companies which are more ethical they tend to be more productive as well. अगर आप ethically practices को follow करते हो, आपका positive perception लोगों के बीच में रहता है, इसके साथ साथ जो employees और जो लोग आपके साथ involved हैं they are also much more positive and this results into a higher productivity as well. Then there is low attrition rate. Attrition rate means that कितनी फ्रीक्वेंटली कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. पुराने एम्प्लॉयज जाते रहते हैं, नए एम्प्लॉयज आते रहते हैं. अगर कंपनी का एथिकल जो परसेप्शन है वो अच्छा है तो कंपनीज में एम्प्लॉयज रिटेन्ड रहेंगे, वो बार बार कंपनीज को छोड़ करके दूसरी कंपनीज के अंदर नहीं जाएंगे, और इससे आपका टैलेंट, ह्यूमन रिसोर्स का जो टैलेंट है वो भी आपका मिस आउट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. These are the principles of the code of conduct, like personal responsibility. Then there is corporate responsibility, corporate transparency, honesty, integrity, promise keeping, trustworthiness, loyalty, fairness. ये सारे अच्छे अच्छे words हैं. Concerns for others, respect for others, customer prioritization, law abiding, community and environmental responsibility, data protection, whistleblower protection, workplace diversity and employee compensation. These are certain principles of code of conduct जिनके ऊपर हमें ethical values को ध्यान में रखना है कि हमें अपने काम में honest रहना चाहिए, हमें कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के साथ साथ जो कम्युनिटी के एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको भी पूरा करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कस्टमर की प्रायोरिटीज का ध्यान रखना चाहिए. अगर कोई विसल ब्लोअर है हु इज डिस्क्लोजिंग some kind of fraud or some kind of illegal activities happening in the company, तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके साथ कोई जो है रिवेंजफुल बिहेवियर नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें आपके कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिंसिपल्स में आती हैं. फिर बात आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. Now social responsibility is basically according to Narayan Murthy ji, social इनकी definition है ये, social responsibility is to create maximum shareholders value working under the circumstances where it is fair to all the stakeholders, workers, consumers, community, government and environment. दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपका जो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि आपको शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ानी है, शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देने हैं, उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि आप बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वर्कर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ भी फेयर है. ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कंट्रोवर्सी सम इयर्स बैक that very popular brands like Maggi or other important जो over the counter purchase करने वाले food products होते हैं उसमें मिलावट की जो खबरें काफी आई थी. So if we wanted to earn more profits at the expense of the health of the customers, हम customers को contaminated food भी दे सकते हैं, लेकिन हम customers के साथ fair रहते हुए maximum shareholder value अगर बना सकें तो that is social responsibility, right? According to the European Union, corporate social responsibility is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with the stakeholder on a voluntary basis. That companies, corporations themselves वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल. तो आप देखते हैं जैसे बहुत सारे आजकल जो कंपनीज होती हैं जब वो वर्कर्स को लेकर आती हैं वो वर्कर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं. सिर्फ वर्कर्स को नहीं, दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर गुड एजुकेशन फॉर द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एवरीथिंग. इसके अलावा जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं वो फार्मर्स से जिनसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं उन फार्मर्स के विलेजेस में वो स्कूल्स खोलते हैं, वहां पर वो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं. तो ऑल दिस इट कम्स अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी टुवर्ड्स एनवायरमेंट, it can be towards other people, that can be philanthropic, it can be ethical, it can be economic as well.
राइट। तो ये सारे डायमेंशंस के ऊपर आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना होता है। नाउअडेज लीगल ऑब्लिगेशंस हैव आल्सो बीन पुट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट सेक्शन 135, याद रखेंगे आप, 135 सेक्शन है, 135th सेक्शन सेज दैट एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट जिसकी नेट इनकम एनुअल इनकम जो है, नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट साल का 5 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है, तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड जरूर खर्च करने हैं। 2% की लिमिट सेट की गई है, दैट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। पास्ट 3 ईयर्स में जो उनका एवरेज प्रॉफिट आया है उसका 2% कम से कम, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है, इफ यू वांट टू स्पेंड मोर यू कैन स्पेंड मोर एज वेल टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करिए जो एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी को इरेडिकेट करें, एजुकेशन प्रमोशन पे खर्च करो, विमेन एम्पावरमेंट पे खर्च करो, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप पैसा खर्च करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, स्कूल्स बनाओ, सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाओ, डिजीजेस के अगेंस्ट ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या जो बाकी क्रॉनिक और कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनको रोकने के लिए बनाइए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए आप डिसीजंस लीजिए, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स बनाओ। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फॉर द एनवायरमेंट, दे आर लिस्टेड अंडर द लिस्ट गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये सारे जो सीएसआर है ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो क्रिमिनल offenses can be registered against the owners of the company and the board of directors। उनके ऊपर जो है वो लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, लीगल पेनल्टीज उनके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं इफ दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द सीएसआर रेगुलेशंस, राइट। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस सीएसआर। इसके साथ साथ जितनी भी सीएसआर एक्टिविटी पे पैसा खर्च होता है उसकी एनुअल रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलती है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक के सामने उसको डिस्क्लोज भी करते हैं कि उन्होंने कितना पैसा किन किन प्रोजेक्ट्स में खर्च किया है इन द पास्ट 1 ईयर, राइट। Now answer me, which of the following is not amongst business ethics? इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स का पार्ट नहीं है? फिलैंथ्रोपी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस। तो यहां पर आंसर देखो, हमने देखा था फिलैंथ्रोपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। फिलैंथ्रोपी प्लस एनवायरमेंट प्लस एथिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, these were all associated with the social responsibility. And this social responsibility is a part of business ethics. तो यहां पर वही मैंने कहा कि आपको बस याद कर लेनी है वो चीजें कि जो मैंने आपको बिजनेस एथिक्स की सारी टर्म्स यहां पर दिखाई थी, ऑल द गुड नाइस साउंडिंग वर्ड्स दैट आई लिस्टेड हियर, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसर्न फॉर अदर, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, कस्टमर प्रायोरिटाइजेशन, ये सारा नाम याद करके आप लोग एग्जाम के अंदर जाएंगे, राइट। सो आफ्टर दिस answer me this question, which of the following statements are correct about the corporate social responsibility, sorry, is not correct about the CSR, not correct about corporate social responsibility. Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR. CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement to spend money on it. Only specified activities are eligible to be covered under CSR, and companies are required to spend at least 2% of their average net profits on CSR. So we already know that there is a legal requirement. This is not voluntary. You have to spend at least 2% of their of your average net profit of the past 3 years on corporate social responsibility projects, on CSR projects. So correct answer here is option number B. So that's it for this discussion, my dear friends. So today we have just gone through the overview of the financial management and the concepts and theories associated with this. In the next lectures हम रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।